Hello everyone, hello Standard 4. In these sessions we will learn about the chapter number 22 of the grammar antonyms. यहाँ से हमें लास्ट सेशंस में जो एंटोनियम का लिस्ट था वो डिस्कस करना था। जस्टिक का अपोजिट है इनजस्टिक। लैंड लॉर्ड यानी कि टेनेंट, लेडर, फॉलोवर, लॉस, फाइंड, मैक्सिमम, मिनिमम, narrow, wide, offer, refuse, plentiful, scare, rigid, soft, rapid, slow, sense, nonsense, sober, drunk, success, failure, transparent, vacuum, virtue, wise, wax और when। तो ये था एंटोनियम्स वर्ड्स का लिस्ट। अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज क्या है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर एंटोनियम्स। यहाँ भी हमें है एंटोनियम्स जो वर्ड्स है वो रीड करना है। फर्स्ट है अराइवल। अराइवल का ऑपोजिट होगा डिपार्चर। ब्लंट का होगा शार्प। काम का होगा स्ट्रॉन्ग। एंट्रांस का एग्जिट। फीमेल का फॉलोवर। गिल्टी यानी कि इनोसेंट। लैंड लॉर्ड यानी कि टेनेंट और लीडर यानी कि लैंडर का होगा डिपार्चर और काम का ऑपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग। काम यानी कि बहुत गुस्से में और शांत हो। काम यानी कि शांत और स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही। तो ये थी इस एक्सरसाइज जिसकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। बहुत ही ईजी है, सिर्फ मैच करना है। लैंडलॉर्ड का टेनेंट जैसा हमने देखा और फीमेल का होगा फॉलोअर। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। ये तो हमारा चैप्टर 22 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23। पेज नंबर 23 है वो है कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको ये है कि ये कॉम्प्रिहेंशन क्या है। कॉम्प्रिहेंशन यदि मैं बता दूँ तो आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ होगा, उसमें ही आंसर होगा। आपको उस पैराग्राफ में आंसर ढूंढ के आपको लिखने हैं, सिंपल। लेकिन उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। क्या है? टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड ऑल्सो देयर रीडिंग स्किल दे आर गिवन पैसेज। Thus the comprehension means the ability to understand। जैसा मैंने कहा comprehension का मीनिंग होता है समझना। यानी कि विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसकी लैंग्वेज पर कैसी है, उसकी रीडिंग स्किल कैसी है, वो देखने के लिए ये सारे पैराग्राफ देते हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन आंसर है वो लिखने हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड कॉम्प्रिहेंशन इज टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी to grasp the meaning of the given passage and to answer the questions correctly। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो पैसेज में से कितना समझ पाते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को वो कितना समझ पाते हैं। The following are some important points to consider before answering comprehension exercise। अब हमें यहाँ देखो 6 रूल बताया है कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए कि चलो मान लो एग्जाम में पैराग्राफ कोई भी आ सकता है, वो भी बता दूँ। देखो ये नेसेसिटी नहीं है कि मैं जो पैराग्राफ आपको यहाँ बोलूँ वो ही एग्जाम में आए, वहाँ पैराग्राफ कोई भी होगा। आपको रीड करके सिर्फ उसमें से आंसर है वो फाइंड करना है, यानी कि पहले उस पैराग्राफ को ढंग से समझना है कि उसमें है क्या। फर्स्ट रूल है, देखो जब भी आप इस कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को देखो तो देखो पहले क्या करना, रीड द पैसेज वंस टू गेट द मेन आइडिया बिहाइंड इट। यानी कि जब भी आप ये पैसेज पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो, तो उसके पीछे कौन सा हेतु है, यानी कि उस पैसेज में किसकी बात की है, उसका मेन आइडिया क्या है वो ढूंढना।
फिर है रीड इट अगेन स्लोली एंड केयरफुली फॉर सेवरल टाइम्स। फिर आपको उस पैराग्राफ को सेवरल टाइम यानी कि 2 या 3 बार शांति से पढ़ना और समझना। थर्ड रूल, ट्राई टू कंक्लूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। फिर उस पैसेज में से जो भी वर्ड्स आपको नया लगे, वोकेबुलरी नई लगे, उसका पहले मीनिंग सोचना कि इसका मीनिंग और क्या हो सकता है। फोर्थ है, नाउ रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड इन द आंसर। फिर उस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर निकालना कि ये कौन सा आंसर हमें यहाँ लिखना चाहिए, देना चाहिए। नाउ आंसर द क्वेश्चन इन योर वर्ड्स। फिर क्या करना, उस क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है। Sixth, always write answer in the same tense in which the question are। और जो आंसर हो वो उसी टेंस में लिखना जो क्वेश्चन में जो टेंस हो। यदि चलो मान लो क्वेश्चन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें, पास्ट टेंस में हो तो उसमें, तो ये करना। तो ये थे कॉम्प्रिहेंशन के रूल। सीधा बता दूँ तो पहले पैसे 2 या 3 बार पढ़ लेना, उसका मेन आइडिया निकालना और सोचना कि इस पैराग्राफ में किसकी बात की है, मुख्य हेतु क्या है, वो फाइंड करना। एक बार पैसेज समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो, हम इस सेशन में सारे ये पैराग्राफ बताए तो बहुत ही ये लॉन्ग है, पैराग्राफ 3 ही है। मैं जितना बने ट्राई उतना करूँगी कि ये 3 पैराग्राफ खत्म हो जाए। लेकिन चलो मान लो यदि कोई छूट जाता है तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं PDF है वो इस फुल चैप्टर की भेजूँगी, यानी कि 1 2 3 सारे PDF मिल जाएंगी। और उसमें और ये भी देखो, मैं इसलिए सारे पैराग्राफ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इस ग्रामर बुक में जो पैराग्राफ है वो ही एग्ज़ाम में हो, वो भी नेसेसिटी नहीं है। इसलिए वहाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ आपको समझना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ मैं पहले तो हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि क्या है। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, पढ़ते हैं क्या है। नेचुरल रिसोर्स, देखो नेचुरल रिसोर्स के बारे में है, यानी कि कुदरती संसाधन आर थिंग्स दैट आर यूजफुल टू पीपल एंड कम from the earth. Some example of these resource including a shelter or materials for building shelter, food sources such as the fruits and vegetables, animals that could be caught or hunted, and water. A region's climate and landforms determine what can grow in different areas and what organisms will be able to survive there. Religion with a very rich soil can support agriculture societies, while poor soil considers will either send people looking for a better conditions or attract those with the other purpose for the land, such as establishing factories. While you may not think of the mountain lakes or ocean as a natural resources, they are a people who wish to make a living as a fisherman can do by the ocean, but cannot in the desert. Desert people have many traditional foods made with the cactus, which cannot be found in the forest. Each area attracts people based on their interest and purpose. Areas that support many different interests will naturally have a larger populations. Traditionally, village and critic cities built near water sources have been the most successful. People living near water are able to use water resources to meet their daily needs and can also use the water to help them transport good and product to other areas where they can be sold.
places that are difficult to reach, such as a high on mountain top or hillside, or long distance away through hot, dry deserts will naturally have fewer people living in them. Renewable resources are those that can be replaced easily. For too long, humans have destroyed resources using those that cannot be easily replaced. On Earth, we are fortunate to have many resources that are renewable, such as the sun, wind, water, and trees. As more and more focus is placed on the use of a renewable resource, it will become easier to protect our planet from further harm. इस पैराग्राफ में जैसा हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेस की बात की है, ये मेन आइडिया हुआ। फिर उसमें हमें बताया है कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, कुदरती संसाधन जिसको हम कहते हैं। फिर उसके लोगों के बारे में बताया। तो इस तरह भी आपको 2 या 3 बार एग्जाम में रीड करके पैसेज को समझना है। अब देखो इस पैसेज में एक्सरसाइज है। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट डू these resource include। तो हमें देखो फर्स्ट ही मिलता है आंसर। नेचुरल रिसोर्सेज आर अ थिंग that are useful to people and come from the earth। देखा एंड देखो एंड सम एग्जाम्पल ऑफ these resource include shelter, मटीरियल, बिल्डिंग शेल्टर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड है थिंक अबाउट द नेचुरल रिसोर्स नियर यू। What are the things that made your family decide to live where you do? यानी कि उसके बारे में सोचो जो चीज़ आपके फैमिली डिसाइड करती है। तो देखो यहाँ तक हमें ऐसा कुछ देखा था। People we wish to make a living as a fisherman can do so by the ocean। फिर देखो तो उसी तरह आपको फाइंड करके लिखना है। What do you think few people live in the desert? तो वो भी हमने अभी अभी देखा। देखो पैराग्राफ में फाइंड करना। हाँ देखो but cannot in the desert। Desert people have many traditional foods made with cactus which cannot be found in the forest। फोर्थ क्वेश्चन है when you became an adult will you choose to live in a some same place as your present did? Why or why not? ये हमें बताया है। आपको क्या कहा कि क्या आप भी है इस तरह रहना चाहोगे ऐसे कहीं सेम प्लेस पे? तो ऑफ कोर्स वी वांट टू लिव बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वेरी important for us human health as well as that's why। फिर है देखो फिफ्थ what are renewable resource, name of some of them। तो देखो पहले पैसेज में कि renewable, तो देखो renewable sources such as sun, wind and water and trees। तो ये हुए renewable resource। गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। ये अब हमें ये जो पैसेज है उसका हमें एक टाइटल देना है। तो वी कैन सी दैट द इम्पोर्टेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो हमें इसको एक सुटेबल टाइटल देना है जिसका हम नाम ये भी रख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो देखो ये हुआ फर्स्ट पैसेज। पर ठीक है ये पैसेज सभी इसी तरह ही हो गए। पहले रीड करना फिर उसका हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। जो सेकंड पैसेज है वो बहुत ही बड़ा है। थर्ड पैसेज है वो बहुत ही थोड़ा सा छोटा है उससे ज़्यादा। लेकिन मैंने जैसा बोला ना कि पैसेज तो कोई भी हो सकता है एग्ज़ाम में। तो आप है वो कोई भी, ये नेसेसिटी नहीं है कि इसमें ही से ही हो। लेकिन चलो पहले हम थर्ड पैसेज को डिस्कस करेंगे। थर्ड पैसेज में मैं बता दूँ ब्रीफली कि ये गैलीली है वो उसके बारे में है। उसका जो जब जन्म कहाँ हुआ था वो सब के बारे में है।
देखो, ये सारे पैराग्राफ में उन्हीं की बात की है। ये कोई बात है, वो बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस सेकंड पैसेज को आपको समझने की ट्राई करनी है। थर्ड पैसेज में प्रॉपर रीड नहीं करोगे, यदि हम ऐसा करने बैठे तो हमारा जो ऐसे राइटिंग है वो छूट जाएगा। लेकिन वैसे भी मैंने बताया ना कि जिस तरह एग्ज़ाम में कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, नेसेसिटी नहीं है कि ये 3 पैराग्राफ में से ही कोई एक हो, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैंने एक आपको समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए जो फर्स्ट था वो मैंने बता दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें कैसे सब फाइंड किया, नेचुरल रिसोर्सेज जो सब थे वो कैसे फाइंड किए, उसी तरह इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पैसेज है वो आपको इसमें डिटेल में कहा, क्योंकि उसके अलावा भी कई सारे ऐसे पैसेजेस है जो अननोन है। और एक बार और बता दूं कि एग्ज़ाम में जनरली अननोन पैसेज ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो ग्रामर बुक में नहीं है उसके अलावा, बिकॉज़ ये आपकी रीडिंग स्किल और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर पर डिपेंड है। ये जो ग्रामर का ये चैप्टर है वो आपकी एबिलिटी और आप कितना समझ पाते हो, कितनी आपकी इंग्लिश समझने की है और कैसे आप अपनी तरह से अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हो, उसके बारे में ये मैंने एक पैसेज इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे इस पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके आंसर फाइंड करने हैं। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पैसेज आपको समझाया है। मैं पीडीएफ तो है वो ये 3 पैसेज वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट की ही भेजूँगी, लेकिन फर्स्ट पैसेज डिस्क्राइब करने का मेन आइडिया यही था कि ये अननोन पैसेजेस है, या ये आपको कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, कोई भी हो सकता है एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशंस में, जैसा मैंने बोला, जो ये 24th चैप्टर है ऐसे राइटिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।